बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो एक नया SRO जो कल इशू हुआ यानी 18 अप्रैल को, SRO 582, और ये कंटिन्यूएशन है SRO 350 की, जिसके अंदर जो 7 मार्च को इशू किया था, 7 मार्च 2024 को, जिसमें सेल्स टैक्स के रूल्स को चेंज किया था, रूल 5 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन F को। और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट डाली थी कि जी बायोमेट्रिक भी कराना होगा, और अगर सेल जो कैपिटल उससे 5 गुना ज़्यादा है तो फिर आपने कमिश्नर से जाके उसकी अप्रूवल लेनी है, ऑथराइजेशन लेनी है। तो उसी में एक चीज़ उसमें उन्होंने ऐड की थी कि आपको बैलेंस शीट भी जमा करनी है। अब बैलेंस शीट की जो कंडीशन थी उसकी वजह से उसका कॉन्सिक्वेंसेज ये हुए कि किसी की रिटर्न जमा नहीं हो रही थी। तो इस वजह से अब इन्होंने कल ये SRO इशू किया है। इसमें इन्होंने 2 बातें की हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो कॉरिस्पॉन्डिंग एसेट्स थे बैंक के अंदर और जो एट्रीब्यूटेबल पार्टनर्स की परसेंटेज थी, उसके अंदर एक चेंज करके उसको एक्सप्रेशन को एसेट एंड लायबिलिटी किया है। और दूसरा जो इन्होंने किया है कि वो जो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिक्वायरमेंट की कंडीशन थी बैलेंस शीट को, उसको ओमिट कर दिया है। तो ये 2 चीज़ें हुई हैं और आई होप कि अब इसके बाद रिटर्न जमा हो सकेंगी। उसमें एक और भी एरर आ रहा था कि अगर रिटर्न सबमिट करते वक्त जो परचेजेस डिक्लेयर किए हैं, अगर उसने परचेज को डिक्लेयर नहीं किया तो फिर से रिटर्न को रीड्रेस करना पड़ेगा या वो टैक्स देना पड़ेगा। लेट्स सी उसमें क्या होता है। तो विद इन अ डे और 2 ये क्लियर हो जाएगी चीज़। 22 तक तो डेट ऑलरेडी एक्सटेंडेड है प्रॉब्ली, और इसमें डेट में कोई एक्सटेंशन आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं दोबारा इस वीडियो से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लॉ चेंज हो उसके अंदर लेजिस्लेटर हो, एग्जेक्टिव हो जिसने इन्फोर्स करना है, क्योंकि FBR या ये इदारे जो हैं रेगुलेटर्स हैं, ये लेजिस्लेटर नहीं है। इन्होंने उस चीज़ को जो लॉ बनता है उसको इन्फोर्स करना होता है। तो हमें जो सही फोरम है वो ये कि लेजिस्लेशन की तरफ देखना है, और उसमें स्टेक होल्डर का होना ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिटी नहीं है तो फिर कोई लॉ भी आइसोलेशन में बनेगा तो वो उस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा और उससे जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएगा। और अगर आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का 1973 का है, उसमें पार्ट 3 जो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को से मुतालिक है, जिसमें आर्टिकल 73 मनी बिल से मुतालिक है। और इसी तरह पार्ट 3 के अंदर फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं जो आर्टिकल 80 के अंदर है, एनुअल बजट स्टेटमेंट है। 82 में प्रोसीजर रिलेटेड टू एनुअल बजट स्टेटमेंट है। तो इसी तरह जो हमारा एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 है, जो कि आउटलाइन करता है बजट की मैनेजमेंट को, उसके प्रोसीजर्स को। इंक्लूडेड है उसके अंदर के माइक्रो इकोनॉमिक्स और फिजिकल प्रोजेक्शंस जो होंगी, इंडिकेटिव स्ट्रेटजीज जो प्रायोरिटीज होंगी वो क्या होंगी, रेवेन्यू स्पेंड किस तरह होगा, और उसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो भी उसको फिर वो करती है आगे फॉलो। तो कहने का मतलब ये कि ये एक प्रोसीजर बना हुआ है। आइसोलेशन में कोई चीज़ करना बहुत एक तो ये कि रैशनल नहीं है, थोड़ा उसमें इशू भी है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी है, उसके अंदर हम खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, कलेक्शन हमारी कम है। और जबकि फिजिकल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी भी हो सकती थी कि हमारी जो कलेक्शन है वो ज़्यादा होती है, स्पेंड कम होता, या चले न्यूट्रल भी हो सकती थी। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी जिसका बेसिक पर्पस ही है कि प्राइस स्टेबिलिटी लाना, और ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जब एक ट्रस्ट होगा कि जी यहाँ पर वो प्लान कर सकता है अपने बिजनेस को, और कम से कम भी जो है ना वो उसके पास एक ब्रैकेट एक साल का तो हो कि वो साल के अंदर अपनी प्रोजेक्शंस कर सके। अगर इतनी तेज़ी से लॉस चेंज होंगे, और वो भी इनडायरेक्ट पे फोकस, अगर आप पिछले साल का बजट देखें तो 14.4 ट्रिलियन का बजट था जिसमें FBR कलेक्शन थी 9,200 बिलियन की, जो उसमें से 40% डायरेक्ट टैक्स से आ रही थी यानी 3,759 बिलियन, और बाकी 60% आ रही थी इनडायरेक्ट टैक्सेस से, 5,441 बिलियन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रही थी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का तो सिंपल सी बात है कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, क्योंकि ये रिग्रेसिव टैक्स है, और जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, जितनी इनकम होगी उतना टैक्स होगा। बट ये कि जाहिर है इसको कलेक्शन का जो उसका मैकेनिज्म होगा उसके अंदर जब तक फेयरनेस नहीं होगी वो उस तरह नहीं होगा, और जब तक लोगों को इनकरेज नहीं किया जाएगा और उनको उसमें ये भी एहसास हो कि उनको कुछ उसका बेनिफिट हो रहा है टैक्स जमा करने का, तो फिर वो ज़रूर टैक्स देंगे। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा सदका खैरात की जाती है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं वो नहीं देंगे टैक्स, बट उनको, बिजनेस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, जनरल पब्लिक के लिए भी कह रहा हूँ कि उनको एक एश्योरेंस मिले तो वो ज़रूर उसको उसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे। और जैसे अभी SRO 350 आया और उसमें ये हुआ कि अगर सेल 5% कैपिटल से ज़्यादा होगी तो कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगा।
हालांकि सेल्स टैक्स के अगर एक्ट को आप देखें तो 14 सेक्शन उसकी रजिस्ट्रेशन से डील करता है, उसमें जाके बैलेंस शीट की एक कंडीशन डाल दी गई, और सेक्शन 26 जो रिटर्न को और सेक्शन 27 जो स्पेशल रिटर्न को डील करता है, वहाँ कहीं पे भी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि बैलेंस शीट लगेगी, और उसी पे रूल बना दिया। तो बेसिक लेजिस्लेशन मौजूद नहीं थी और रूल बना दिया, तो वो वैसे भी एक मेरे हिसाब से अनलॉफुल है। और सेल्स टैक्स इज अबाउट सेल, उसके अंदर बैलेंस शीट नहीं आ सकती। बैलेंस शीट जो है ना वो एक डिफरेंट थिंग है। आप इनकम टैक्स के अंदर हम वैसे भी एनुअल जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कई सालों से उसके साथ बैलेंस शीट सबमिट होती है, क्योंकि बैलेंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर वो पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि सेक्शन 32 में मेथड ऑफ अकाउंटिंग डिफाइन है, 33 में कैश बेस अकाउंटिंग है, या 34 में अक्रूवल बेस अकाउंटिंग है, या 35 में स्टॉक एंड ट्रेड है उसकी बात है। फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हुए हुए हैं सेक्शन 36 के अंदर वो है। फिर एग्जाम्पशंस अगर आप ले लें, चलें एग्रीकल्चर इनकम को ले लें सेक्शन 41 की, या लॉसेज हैं उनको सेट ऑफ करना है सेक्शन 56 के अंदर, या कैरी फॉरवर्ड करना है लॉसेज को सेक्शन 59 के अंदर। फिर अलाउंसेज हैं, ज़कात है सेक्शन 60 की, टैक्स क्रेडिट है सेक्शन 61 के। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो इनको देखते हुए बनेगी ना, कैश फ्लो तो इनको देखते हुए बनेगा, और ये आगे आगे जाके स्पेल आउट होंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो वो फिर ठीक है, एक ऐसी चीज बनेगी जो सही होगी, जिसको हम डिफेंड कर सकें। और अगर जल्दी में कोई ऐसी बैलेंस शीट बनाई जाए जिसके अंदर डेट क्लियर ना हो, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एजम्पशंस पे ले ली जाएं, तो वो तो डेफिनेटली वो फिर मैच नहीं करेगी, और जब मैच नहीं करेगी तो फिर नोटिस आएंगे, फिर सब्सिक्वेंटली उन नोटिस को फेस करना एक इशू होगा। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि ये SRO 582 आया है और इसमें उन्होंने अपेरेंटली कंडीशन ख़त्म कर दी है। बट आई होप कि इसके अंदर और जो भी क्लैरिटी आएगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और जैसा कि मैंने कमिट किया हुआ है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो मुझे मशवरा करते हैं, और फ़ोन करके भी और वैसे भी पर्सनली विज़िट करके ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको अपडेट रखूँगा ताकि उनको पता चलता रहे कि क्या चीज़ किस तरह मूव हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।